बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 11 फरवरी है, मंगल का दिन है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात के ऊपर डट गया है। वो जो उसने गजा के ऊपर अपने तसल्लुत को लेकर बात की थी, वो जो सरसरी सी बात थी, अब उसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट आ रही है और बाकायदा तौर पर प्लान लॉन्च कर दिया गया है कि कैसे वहां पर जो है वो अपना तसल्लुत जमाया जाएगा। क्योंकि जब पहले उसने सरसरी सी बात की थी, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो आया था। मिडल ईस्ट के अंदर सऊदीया, उर्दन, मिस्र, फिर शाम, ईरान, तुर्किया, मतलब हर तरफ से और पूरी दुनिया जो है वो गाजा के साथ खड़ी हो गई थी। और उस वक्त उसने स्टेप बैक कर लिया था, खामोशी इख्तियार कर ली थी और खबरें आना शुरू हो गई कि उसने इस प्लान को रोक दिया है। लेकिन अचानक से उस प्लान को ट्रिगर किया गया और बाकायदा तौर पर अब बढ़ चढ़कर जबरदस्त किस्म के जो यूं कह लें कि धमकी, वार्निंग, हर तरह के जो अंदाज के अंदर बात की जा रही है कि ये गजा मेरा और इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। और अब वो कंट्रोल कैसे होगा, पूरी की पूरी उसने तस्वीर कशी करते हुए, मंजर कशी करते हुए सारे का सारा जो प्लान है वो रखा है। और फिर यहां तक कि उर्दन का जो वजीर खारजा है वो जब मुलाकात के लिए वहां पर गया तो ट्रंप की जानिब से धमकी दी गई और कहा गया कि हम आपकी मईशत को तबाह कर देंगे अगर आप यहां पर इन लोगों को अपने मुल्क में जगह नहीं देते, तो हम आपकी मईशतों को तबाह कर देंगे। मतलब ये अब देखना यह है कि सऊदी अरेबिया और जिस तरह से उर्दन और मिस्र की बैक के ऊपर खड़ा था, अब उर्दन और मिस्र क्या वाकई स्टेप लेते हैं या नहीं। लेकिन अब यहां पर इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे अहम तरीन खबरें जो सामने आ रही हैं, जिसके बाद जो ईरान है, सऊदीया है, तुर्किया है, ये एक ग्रैंड अलायंस की सूरत में सामने आए और इस प्लानिंग को दबरदूज करने के लिए और प्लानिंग का जवाब देने के लिए खतरनाक जवाबी हमला जो है वो तैयार है। किस तरीके से, वो भी आपके सामने रखना है। और फिर जो इस वक्त इस तमाम तर सिनेरियो को एक साइड पर रखते हुए, एक तरफ तो गजा का जो इशू आलमी सतह के ऊपर उजागर है, दूसरी तरफ यूक्रेन का मामला है। और यूक्रेन को लेकर जो आपको भी मालूम है कि अमेरिका ने उसको भरपूर सपोर्ट दी और जो बाइडन के दौर के अंदर बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर उनको इमदाद जो है वो पहुंचाई गई और बैक उनको दिया गया, भरपूर सहारा दिया गया। और अब वहां पर एक और जो खबर सामने आ रही है और यूक्रेन जो है उसके ऊपर रूस का तसल्लुत होने जा रहा है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है। और इस हवाले से उसने इंडिकेटर दिया कि अब ये ऐसे होने जा रहा है। यूं कह लें कि एक बड़ा मुआहदा जो है वो हो गया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो इस्माइल हनिया है, अपनी जान देने से पहले, इस जहान फानी से कूच करने से पहले, एक तकरीर के अंदर उन्होंने कहा था कि हाँ, हम ट्रंप के फैसले को पलटने के काबिल हैं। जब ट्रंप पहली बार अपने इख्तिदार में आया था और उसने इख्तिदार में आकर उस वक्त भी यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत करार दिया था, तो उस वक्त की बात है, उन्होंने कहा था कि अगर सर को जिस्म से अलग कर दिया जाए तब भी हम ट्रंप के वादे को पूरा नहीं करेंगे। और ये जो तकरीर है वो जो इस्माइल हनिया है, अपनी जो है वो यूं कह लें कि अपनी हयात के अंदर इस जहान फानी से कूच करने से पहले उन्होंने एक तकरीर कही थी और उन्होंने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रंप के वादे को पूरा ना करने का वो अहद करते हैं। तो वो अहद जो है वो जो फलस्तीनी अवाम है उसके ऊपर डटे हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि नेतन्याहू की तजवीज़ के बाद जो पहला ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया, ट्रंप ने कहा कि मुझे मशरिक वस्ता की तनकीद की कोई परवाह नहीं है और जल्द ही हम इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू करेंगे जिससे सबके लिए इस्तेहकाम आएगा। अब अगला सुनिए, वो क्या कहता है। वो कहता है कि इजराइल गजा के अंदर सिक्योरिटी का पहलू संभालेगा, मतलब जो गजा है वहां पर सिक्योरिटी इजराइल की होगी, वहां पर वो अपना सिक्योरिटी के मामलात को देखेगा और हम गजा के मकीनों को सऊदी अरेबिया समेत, मतलब सऊदी अरेबिया तो पहले ही मतलब वो डट के खड़ा हो गया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और जो उर्दन और मिस्र है वो डट के खड़े हो गए थे। एक बयान आपको भी याद है कि जो नेतन्याहू की जानिब से दिया गया था और कहा गया था कि सऊदी अरेबिया को अगर इतना ही फलस्तीनी रियासत का है तो वो उनके पास बहुत बड़ी जमीन है, वहां पर एक फलस्तीनी रियासत जो है वो बना लें। अब उसी को लेकर ट्रंप ने वही स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि इजराइल गजा में सिक्योरिटी का पहलू संभालेगा और हम गजा के मकीनों को सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की सरजमीनें जो है उनकी जमीनों से मुआवजा देंगे और नई गजा में एक इमारत की कीमत
$2 मिलियन होगी। मतलब आप अंदाजा करें, उनको जो उर्दन है, मिस्र है, वहां पर मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर उनको घर दिए जाएंगे। और अगर उन्होंने साथ ही साथ उर्दन और मिस्र को भी धमकी दी कि अगर तुमने हमारा कहना ना माना, क्योंकि हमारी तुम्हारे ऊपर बड़ी नवाजिशात है, हमने तुम्हें दिया ही है और अब तुम्हारे रिटर्न करने का वक्त जो है वो आ चुका, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी मईशत जो है वो तबाह कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि यहां पर जो एक बड़ी यूं कह लें कि उर्दन और मिस्र जो है वो अपनी फौजें, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर चढ़ाए बैठे हैं, सनाई जो है उसके ऊपर जो मिस्र है उसकी फौजें पहुंची हुई हैं, बॉर्डर के ऊपर मशकें जारी हैं। दूसरी जानिब उर्दन जो है वो उसके फौजें जो है वो बॉर्डर के ऊपर वो तैयार खड़ी हैं। अब देखना यह है कि यहां पर वो डॉलर्स को बचाते हैं अपनी मईशत को लेकर या अपनी सालमियत को बचाते हैं, क्योंकि ये अब मुल्क की सालमियत का मामला है। लेकिन इसको फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से ट्रंप की जो वार्निंग थी या धमकी कह लें, उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की इन इत्तबा को हम मुस्तरद करते हैं कि अगर उसने हफ्ते की दोपहर तक बाकी यरगमालियों को रिहा न किया तो वो वहां उसने क्या कहा था कि यहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। उन्होंने जो तर्जुमान है सामी अबू ज़ाहरी, उसने कहा कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि एक मुआहदा है जिसका एहतराम दोनों फरीकैन को करना चाहिए और कैदियों को वापस लाने का यही वाहिद तरीका है, और धमकियों की जुबान कोई कीमत नहीं रखती है, ये सिर्फ मामलात को पेचीदा बनाता है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं करती तो फिर जंग बंदी को मनसूख कर देना चाहिए, ताहम उन्होंने फैसला इसराइल के ऊपर छोड़ दिया है। एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से ये खबर जो है वो जारी की गई। लेकिन फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमास ने इजरायली कैदियों की रिहाई के अगले मरहले से पहले ही इसराइल के सामने अपनी शराइत रखती है और फी दिन उनके ईंधन के 50 ट्रक आने चाहिए, 1.5 लाख हैमे और 60,000 कारवां वहां पर पहुंचना चाहिए इन 5 दिनों के अंदर अंदर, और फिर मलबा हटाने और लाशें निकालने के लिए 500 बुलडोजर्स होने चाहिए। सीमेंट और बजरी जो है उस समय तामीराती सामान, समुद्री सड़क को गाड़ियों के लिए खोलना, और इजरायली काबीना का इजलास कुछ देर पहले तकरीबन 4.5 घंटे के बाद खत्म हुआ है और तवक्को है कि अब नेतन्याहू आने वाले घंटों के अंदर कोई बयान जो है वो देंगे। लेकिन अभी जब ये सारी की सारी स्टेटमेंट सामने आई और एक तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आज तो यूं कह लें कि वक्फे से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और गजा के लेकर उन्होंने कहा कि गजा जो है इट्स माइन, वो ये मेरा है और हमारा ही इसके ऊपर कंट्रोल होगा, जिसको लेकर जो एक अरबों का इत्तेहाद, एक ग्रैंड अलायंस जो है वो इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको लेकर ऐलान किया गया है। और अल्लाह करे कि ऐसा हो और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक वाहिद तरीका है जो इस वक्त यूं कह लें कि जो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनकी स्टेटमेंट वो टेलीविजन के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम जो है वो, उन्होंने अपनी पूरी तारीख बताई कि हम ये हैं, हमने ये फतह हासिल की, हमने ये की इस्लाम की वो तरवीज के लिए और इस्लाम की फतूहात का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें दोबारा से उस पोजीशन पर ना लाया जाए कि हम जो है वो अपनी दोबारा से वही पुरानी डगर के ऊपर आ जाए। तो अल्लाह करे कि आप आए, क्योंकि इस वक्त आप लीड कर रहे हैं ऑन द फ्रंट, और अगर आप ही इस तरह से खामोश रहेंगे तो मंजरनामा बदल जाएगा। लेकिन उन्होंने वो इस इस्लामी मालिक की जो कमांड संभालते हुए उन्होंने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन की आज़ादी जब तक नहीं होगी तब तक आगे मामला नहीं बनेगा, और मिडल ईस्ट को हम आग में नहीं चौंकने देंगे। और ये एक जबरदस्त किस्म का ग्रैंड अलायंस जो है वो बना है, जो कि एक जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, और अरब फौजें जो हैं वो इस्लामी फौजों की तैयारी और यहाँ पर जो इंडिकेट करते हुए भरपूर तरीके से सपोर्ट फ्राहम करने की तैयारी की जा रही है। और इस हवाले से खबरें वो भी टेलीविजन मीडिया के ऊपर गर्दिश करेंगे। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो इसराइल की तयशुदा माहदे की जो खिलाफ वर्जियां हुई, जिनकी वजह से हमास ने कैदियों की रिहाई को मौखर किया, उसमें नंबर 1 तो ये है कि जो 50 ईंधन के ट्रकों को गजा में दाखिल रोजाना की बुनियाद पर होना था, लेकिन उसे रोका गया और मुआहदे के मुताबिक 50% से भी कम ट्रक आए हैं। और फिर इसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी के प्रोटोकॉल के अंदर तयशुदा शराइत के बावजूद तजारती ईंधन के दाखिले को रोका गया, जिस तरह से मैंने अभी बताया, उन्होंने अपने बता दिया कि इसके ऊपर आए। और फिर सड़कों की बहाली, मलबा हटाने के लिए शहरी दिफा, गाड़ियों और म्यूनसिपैलिटीज को ईंधन की तरसील जो है वो भी रोकी गई है, और तजारती शोबे को ईंधन दरामद करने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। फिर 2 लाख में से सिर्फ तकरीबन 53,147 खैमे जो है वो वहां पर पहुंचे हैं, बाकी 60,000 में से कोई काफिला दाखिल नहीं हुआ। 500 गाड़ियों की जरूरत के बावजूद जो इजराइल ने मलबे और लाशों को निकालने के लिए सिर्फ 4 भारी गाड़ियों के दाखिले की इजाजत दी है। और फिर इस वक्त अस्पतालों और शहरी दिफा के मराकज की
بحالی کے لیے تعمیراتی سامان داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ الرشید اسٹریٹ 22 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی گاڑیوں کے لیے بند ہے اور صلاح الدین اسٹریٹ پر انسپیکشنز جاری ہے، جبکہ پاور اسٹیشن کو آپریٹ نہیں کیا گیا تھا یا اس کی مرمت اور نیٹ ورک کی بحالی کے لیے آلات اور سامان جو ہے وہ نہیں لایا گیا۔ لیکن ابھی ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف آئی سی سی نے نتن یاہو کے خلاف جو وارنٹ جاری کیے تو امریکہ نے آئی سی سی کے پروسیکیوٹر کریم خان کے اوپر پابندی لگا دی۔ پھر آئی سی سی نے امریکی انتظامیہ کی جانب سے کریم خان پر پابندیوں کے نفاذ کی مذمت کرتے ہوئے دنیا کے تمام ممالک اور سول سوسائٹی سے متحد ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ سینیریو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور جو اس وقت فلسطینی وزارت صحت ہے اس کی جانب سے جو اس کو لے کر ایک رپورٹ جاری کی گئی، کیونکہ ویسٹ بینک میں بھی حملے جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ شنروا نے وہاں رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ اس وقت ویسٹ بینک میں لڑائیاں شدت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور 40,000 رہائشیوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اور فلسطینی برادری کی جو جبری نقل مکانی ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، جبکہ نقل مکانی کی کاروائیاں جنین کیمپ میں شروع ہوئیں اور تقریباً 3 ہفتوں تک جاری رہیں، اور یہ دوسرے انتفاضہ کے بعد مغربی کنارے میں سب سے طویل آپریشن جو ہے وہ مانا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب ان کاروائیوں میں طول کرم، نور شمس اور الفارے کیمپوں کو شامل کیا گیا ہے، اور 2023 کے وسط میں اسرائیلی افواج کی جانب سے جو مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر جو آپریشن شروع کرنے کے بعد سے ہزاروں فلسطینی خاندان جو ہے ان کو وہاں سے بیکار ہونا پڑا تھا، اور پھر بار بار اور جو ان کارروائیوں نے شمالی پناہ گزین کیمپوں کو ناقابل رہائش بنا دیا، جس سے مکینوں کو وہاں نقل مکانی جو ہے وہ کرنا پڑی۔ لیکن 2024 میں 60% سے زائد جو نقل مکانی اسرائیلی افواج کے وہاں پر کارروائیوں کے براہ راست نتیجے میں ہوئی، اور ویسٹ بینک میں زبردستی نقل مکانی بڑھتے ہوئے خطرناک اور زبردستی ماحول کا نتیجہ جو ہے وہ ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ غیر موزوں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت یمنی حوثی جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب جو انہوں نے کہا کہ ڈو یو تھنک دیٹ پیپل آف غزہ who resisted the bombings would shell their homeland to you؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے حملے کیے، وہاں پر بمباری ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سرزمین نہیں چھوڑی، تو کیا اب وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے؟ Our fingers are on the trigger and we are ready to escalate against Israel if it resumes its escalation on Gaza۔ مطلب جو غزہ کے اوپر جو ایسکیلیشن اگر بڑھتی ہے تو ہمارے فنگرز جو ہے وہ ٹریگرز کے اوپر ہیں، ہم لڑائی شروع کر دیں گے۔ لیکن اس وقت ایک طرف تو یہ ہے معاملہ ہے، اور دوسری طرف جو شام میں روسی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے پوری کا پورا تیاریاں بھی کر لی گئی، اور وزارت دفاع نے روسی فوجی قافلے کو طرطوس بیس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، اور انادولو ایجنسی کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ قافلہ جس میں میزائلوں سے لدی 30 گاڑیاں شامل تھیں صبح کے وقت حمیم اڈے کے اوپر جو طرطوس کی طرف بڑھی، لیکن شامی وزارت دفاع کی ایک چوکی سے ان کا سامنا ہوا اور 8 گھنٹے انتظار کے بعد قافلے کو اپنا مشن مکمل کیے بغیر حمیم بیس کے اوپر واپس جانے پر مجبور کیا گیا، اور اسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں روسی اثر و رسوخ میں واضح طور پر کمی اب آتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ابھی جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو یوکرین کے اوپر رشیا کا تسلط اور ان کی وہاں پر اس کے ساتھ الحاق کو لے کر خبریں جو سامنے آ رہی ہیں، اور اتنی جنگ، اتنے لمبے عرصے کے بعد جنگ کو لے کر اب ٹرمپ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ نے پورے کا پورا منظرنامہ کلیئر کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا، ٹرمپ سیز ون ڈے یوکرین may be become رشیا۔ مطلب ایک دن آئے گا، ہو سکتا ہے ایک دن جو یوکرین ہے وہ رشیا بن جائے، اور I want rare earth minerals from Ukraine worth $500 billion. I want to get our money back۔ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہاں جو ریئر اس کی یوں کہہ لیں کہ ارتھ منرلز ہیں اور بڑے نایاب قسم کے منرل جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، جن کی ورتھ $500 بلین ہے، وہ ہمیں چاہیے، اور کیونکہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے تو مجھے اپنی تمام کی تمام کرنسی، اپنے جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ مجھے واپس چاہیے۔ تو یہ جناب والا اس وقت کی سینیریو، اور اسی کو لے کر دا ٹیلی گراف نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے یورپی یونین کے ممالک کے خیالات کو مد نظر رکھنے کے لیے یوکرین کے منصوبے کو روک دیا، اور پیوٹن اور ٹرمپ زیلنسکی کو نظر انداز نہیں کریں گے جب وہ یوکرین کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر مائک وولکرس کی جانب سے کہا گیا، واشنگٹن کیو کے لیے مزید امریکی امداد پر غور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یورپیوں کو یوکرین کے لیے سیکورٹی کی ضمانتوں سے نمٹنا چاہیے۔ ٹیکر کارلسن نے کہا کہ میں کسی پر حملہ نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکی سیاست دانوں نے یوکرین کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور یہ جنگ انہوں نے شروع کی۔
यूक्रेन तबाह हो चुका है, यूक्रेनियों की एक पूरी नस्ल पहले ही तबाह हो चुकी है और अब अमेरिकी सियासतदान उन्हें बता रहे हैं कि वो मुजरिम हैं, कि उन्हें मुतहरिक होने की उम्र को 18 साल तक कम करने की जरूरत है। ये बात मुझे नाराज और क्रिश्चियन जैसा लगता है। तो ये आप खुद अंदाजा कीजिए कि ये बात कहां तक पहुंच चुकी है और मामला बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।